पश्चिमी सीमा पर हाल ही में हुए सैन्य गतिरोध के बाद भारत अब एक भिन्न और अधिक सूक्ष्म चुनौती का सामना कर रहा है। यह खतरा प्रत्यक्ष युद्ध का नहीं, बल्कि निवेश और व्यापार के माध्यम से भारत की औद्योगिक एवं आर्थिक वृद्धि को कमजोर करने का है। इस चुनौती का प्रमुख उदाहरण है फैक्सकॉन के भारत संचालन से चीनी इंजीनियरों का अचानक घटना। यह घटना अकेली नहीं है, बल्कि एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है जिसमें चीन ने दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति सीमित कर दी है। ये खनिज इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त चीन ने पूंजीगत उपकरण, पुर्जे, कुशल श्रमिक तथा कौशल प्रशिक्षण की आपूर्ति को भी रोका या विलंबित किया है। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रभाव नियमित विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों पर व्यापक है। ये कदम भारत की औद्योगिक क्षमता पर सीधा आघात करते हैं। चीन की इन कार्यकर्ताओं का कार्यवाही का उद्देश्य भारत में औद्योगिक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अनियमितता बढ़ाना और पूंजीगत एवं परिसंचालन लागत को ऊंचा करना और यह संदेश देना कि चीन प्लस वन रणनीति में भारत एक भरोसेमंद साझेदार नहीं हो सकता है। इसका वास्तविक मकसद भारत की आर्थिक सुरक्षा, सामरिक प्रभाव और अप्रत्यक्ष रूप से सैन्य क्षमताओं को सीमित करना है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि स्थिति उतनी गंभीर नहीं है जितनी प्रतीत होती है। उसका तर्क है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निवेश जारी है और कई भारतीय ऊर्जा निर्माता कंपनियां चीन के अलावा अन्य देशों से साझेदारी कर रही है। दीर्घकाल में चीन की छवि भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि विनिवेशक उसकी नीतियों को आक्रामक और अविश्वसनीय मानते हैं, जिससे वह निवेश के लिए कम आकर्षक हो जाएगा। फिर भी वास्तविकता यह है कि भारत अन्य देशों की तरह इलेक्ट्रॉनिक्स इनपुट्स के लिए बड़े पैमाने पर चीन पर निर्भर है। चीनी उपकरण और पुर्जे अन्य देशों की तुलना में सस्ते हैं। पिछले 3 दशकों में चीन ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और निर्यात में गहन निवेश कर एक मजबूत प्रौद्योगिकी परिस्थिति तंत्र विकसित किया है, जिसे शीघ्रता से दोहराना कठिन है। भारत के व्यापक भारत के व्यापार आंकड़े इस निर्भरता को स्पष्ट करते हैं। इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अनुसार 2024-25 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स आयात का मूल्य 9.98.6 अरब डॉलर और व्यापार घाटा 60 अरब डॉलर था। इन आयातों में 42% चीन से थे और इलेक्ट्रॉनिक व्यापार घाटे का 2/3 से अधिक हिस्सा चीन के साथ था। निजी निर्माता और उद्योग इस निर्माता को घटने के लिए प्रयास कर रहे हैं, परंतु विशेषज्ञों के अनुसार इसमें 5-7 वर्ष लग जाएंगे। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि चीन की दबाव नीति अंततः वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को चीन से बाहर कर देगी, किंतु वास्तविक व्यावसायिक स्थितियां बताती है कि बहुस्तरीय कंपनियां शेयर धारकों के दबाव में स्थिर और सस्ते उत्पादों को प्राथमिकता देती है। चीन भले ही उस पर शुल्क लगे हो, स्थिरता प्रदान करता है, इसलिए वह इससे जुड़ा है क्योंकि अन्य उनकी पसंदीदा बना रह सकता है। साथ ही चीन के पास अपनी औद्योगिक नीति के माध्यम से कंपनियों को बनाए रखने के लिए कई साधन हैं, जैसे कि कर रियायतें, सब्सिडी और अवसंरचना समर्थन। भारत के लिए केवल यह प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं होगा कि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं स्वाभाविक रूप से उसकी और शिफ्ट हो जाए। इसके लिए संचालन संबंधी चुनौतियों को समझना, नीतियों को सुधार करना और लागत संबंधी बाधाओं को दूर करना आवश्यक होगा। यह परिवर्तन अकेले कंपनियों द्वारा संभव नहीं है। सरकार को चीन की तरह सक्रिय और समन्वित भूमिका निभानी होगी। चूंकि यह समस्या अनेक क्षेत्रों और आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ी है, इसे कोई एक मंत्रालय अकेले हल नहीं कर सकता। इसके लिए उच्च स्तरीय प्रधानमंत्री कार्यालय के नेतृत्व में अंतर मंत्रालय का समन्वय वाली व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। यह दृष्टिकोण नया नहीं है। 2019 में सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी जिसने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना शुरू की। उसका उद्देश्य लागत संबंधी बाधाओं को दूर करना था। स्मार्टफोन क्षेत्र के लिए पहली पीएलआई योजना अत्यधिक सफल रही। वर्तमान परिस्थिति में भी इसी प्रकार के किंतु अधिक व्यापक और तेज प्रयास की आवश्यकता है। विभिन्न मंत्रालय के बीच समन्वय, उद्योग से परामर्श और कम समय में क्रियान्वयन आवश्यक है। लक्ष्य होना चाहिए कि चीन पर निर्भरता कम करना, स्वदेशी क्षमता विकसित करना और एक स्थिर, प्रतिस्पर्धी और औद्योगिक वातावरण तैयार करना जो वैश्विक निवेश को आकर्षित कर सके। अंततः भारत के सामने चीन से उत्पन्न आर्थिक चुनौती अचानक या अस्थायी नहीं है। यह एक दीर्घकालीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है जिसमें व्यापार, औद्योगिकी और औद्योगिक क्षमता को भूमिका सैन्य
की इस भूमिका सैन्य शक्ति जितनी ही महत्वपूर्ण है। भारत की निर्भरता को कम करने में समन्वय लगेगा और इस अवधि में चीन अपने औद्योगिक प्रभुत्व का उपयोग करके निवेशकों को भारत की विश्वसनीयता पर संदेह करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इसका सर्वश्रेष्ठ उत्तर होगा दीर्घकालीन क्षमता विकास करना, उच्च स्तरीय सरकारी समन्वय और निजी क्षेत्र के साथ सहयोग, जिससे आर्थिक सुरक्षा और लचीलापन सुनिश्चित हो सके।